विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर इतनी दूर से समय निकाल कर मेरे इस व्याख्यान को सुनने के लिए आए हैं। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो है कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, जिन्हें आप तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। हमारा यह विषय जो है वह संबंधित है कि आपको भारत देश की बहुत ज़रूरत है और आज के समय भारत को भी आपकी बहुत सारी ज़रूरत है। इस समय जो आज के समय परिस्थितियाँ चल रही हैं और वो किस तरीके से है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको इस विषय में बताऊंगा मैं। भारत को आपको आपकी ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताने से पहले मैं कुछ और बातें भी आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर भारत देश के अंदर जो भी अभी फ़िलहाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो भी अभी एचआर मिनिस्टर हैं भारत देश के अंदर, तो उन तक मैंने और हमारी टीम के कुछ लोगों ने एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी संसद तक कि हमारे इस प्रश्न को जो है आप संसद के अंदर उठाएं और उनसे पूछें कि आज के समय भारत देश के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़कर बाहर काम करने के लिए जाते हैं, यानी जो ब्रेन ड्रेन का जो एक पूरा लॉबी चल रहा है भारत देश के अंदर, उससे कितना भारी नुकसान जो है भारत देश को आज के समय झेलना पड़ रहा है उसकी वजह से। तो संसद के अंदर फिर उस प्रश्न का जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा कि जो प्रति वर्ष जो है भारत देश के अंदर से जो जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़कर जब बाहर नौकरी के लिए चले जाते हैं, तो उससे भारत देश को जो है अगर हम लोग देखेंगे तो उसको कम से कम नहीं तो 100 बिलियन जो है डॉलर, 100 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हर साल भारत देश को यह झेलना पड़ता है। अब आपको यह है जो 100 बिलियन डॉलर जो भारत देश को हर साल जो है इस तरीके से एक तरह से लॉस हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, वह कितना पैसा है लगभग, वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर इसमें आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ और राज्यों को भी मिला दिया जाए, तब भी उनका भी इतना जो है सालाना बजट नहीं है जितना हमारे पूरे देश को सिर्फ ब्रेन ड्रेन से हमारे पूरे देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़कर अच्छी तरीके से मेहनत करके और चले जाते हैं बाहर के देशों में काम करने के लिए। अब ये जो 100 करोड़ रुपए का जो एक तरह से भारत को जो लॉस होता है, उसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ भारत देश के अंदर बहुत सारे इंजीनियर पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, एडवोकेट पढ़ते हैं, बहुत सारे और भी अलग अलग फाइनेंस से, उसके बाद एचआर से, उसके होटल मैनेजमेंट से, और बहुत सारे वर्ग के जो बच्चे यहाँ भारत में पढ़ते हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो उन सभी उनके पढ़ाई लिखाई का जितना भी एक तरह से जो खर्चा होता है, जो भारत के लोगों के टैक्स से कई बार काटा जाता है सरकार द्वारा, तो वो अगर हम लोग जोड़ा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि भारत देश के अंदर 100 करोड़ जो एक तरह से 100 बिलियन डॉलर का जो है हर साल का नुकसान हो जाता है। अभी इतना ज़्यादा पैसा जो है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसलिए भी खर्च होता है क्योंकि भारत देश जो है सबसे एकमात्र देश ऐसे है पूरे विश्व के अंदर जिसके अंदर हायर स्टडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दी जाती है। तो उसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा जो खर्चा जो है आपका एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भारत सरकार अब जो हमारे टैक्स का पैसा है वहाँ से काट कर उन स्कूल और कॉलेज को देती है, फिर वहाँ से हमारे यहाँ पर जो इतने बच्चे होते हैं वो उसके अंदर स्टडीज़ करते हैं। अभी जो आपका 2020, 21 और 22 के अंदर आप अगर देखेंगे कि हमारे देश की सरकार ने कितना पैसा जो है अपना एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अपना जो है फाइनेंशियल बजट के अंदर रखा है, वो आप देखेंगे तो करीबन से करीबन जो है आपका 7,000 करोड़ रुपए उन्होंने रखा है। जिसका अगर मान लें आप डॉलर में देखेंगे तो करीबन 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है पैसा उन्होंने रखा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार पूरे भारत देश के लगभग सभी लोगों से इनकम टैक्स वसूल करती है, और चाहे वो नौकरी करने वाले हों, चाहे वो बिज़नेस करने वाले हों, चाहे वो कोई भी अपना कोई और कार्य करते हों, तो उन सभी पैसों को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर लाखों लाखों करोड़ रुपए जो है भारत देश टैक्स वसूल करती है। उसमें से आपका जो है 100 बिलियन डॉलर जो है इनका एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बड़ी जो एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसको सब्सिडी देने में निकल जाते हैं। अब जैसे इन्होंने इतना अगर पैसा खर्च किया भारत सरकार ने इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद फिर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वह बच्चे जो है कल को बाहर जाने के बाद पढ़ लिख कर जो नौकरी कर रहे हैं वो वहाँ से पैसा यहाँ भारत में भेजेंगे, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। और ना ही ऐसी कोई गारंटी होती कि वह बच्चे वहाँ से अच्छी तरीके से कुछ जॉब करके कुछ समय तक फिर वापस भारत में आ जाएं, वैसे भी कोई गारंटी नहीं है।
ठीक है ना। और मतलब कि तो उसमें क्या है कि एक तरह से भारत देश को जितना भी ये खर्चा उन्होंने किया उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे करोड़ों रुपए, वो उसकी उसकी वापस भारत देश में आने की या उससे कुछ भारत देश को कुछ फ़ायदा मिलने की भी कोई भी गारंटी उस संदर्भ में नहीं होती है। जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर जाते हैं खासकर अमेरिका के अंदर, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे थोड़ा बहुत रेमिटेंस कमाने के लिए यहाँ भारत में कुछ पैसा भेजते हैं, मगर वह बहुत ही कम संख्या में है। और जैसे भी आपका बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, फिर वो सारा पैसा जो है भारत के बैंकों से निकाल के फिर वो अमेरिका में लेके जाते हैं। तो इस तरीके से वो करते हैं। और साथ में जो एक तरह से आप गल्फ़ कंट्रीज जितने भी हैं वहाँ पर के जो लोग हैं वो वहाँ पर से कुछ पैसा जो है यहाँ भारत में भेजते हैं, क्योंकि और फिर यहाँ पर कुछ अपना रोज़गार और ये सब चीज़ें करते हैं। मगर बाकी जो देश जहाँ पर भी वो लोग जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो पैसा जो है वो अपने कंट्री में ही रखना पसंद करते हैं, भारत में बहुत ही कम भेजा जाता है। अभी जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं, गल्फ़ हो गया या फिर कुवैत हो गई, यूएई हो गई, सऊदी अरेबिया, इस तरीके के जितने भी हैं, ये आपकी कंट्रीज़ के अंदर जितने भारत देश के लोग काम कर रहे हैं आज के समय, यह मतलब कि आपके जो है संख्या अगर हम लोग जोड़ने लगें तो 5 करोड़ से ऊपर की संख्या आज के समय इनकी है। और उनमें से जो 90% जो लोग हैं वो इस तरीके के हैं जो कि बहुत ही निम्न जो है वर्ग के लोग हैं, जिसे कहते हैं कि वो कारपेंटर हैं और इस तरीके से मतलब कि मज़दूर टाइप के लोग हैं बहुत सारे लोग। तो इस तरीके के जो लोग जैसे ड्राइवर हो गए, इस तरीके की चीज़ें हैं वो वहाँ पर कार्य करते हैं। और उसके अंदर जो एक तरह से जो इंजीनियर और बाकी डॉक्टर और इस तरीके के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ 10% लोग ही हैं जो वहाँ पर भारत देश के काम करते हैं आज के समय। अभी देखिए जैसे भारत देश के अंदर जितने भी लोग बाहर जाते हैं खासकर गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ, वह आजकल जो है आप देखेंगे तो जितने भी निम्न करण के लोग हैं जो बहुत ही लो क्लास ऑफ जॉब करते हैं, जो यहाँ से भारत देश में केवल 10वीं या 12वीं ही पढ़ कर गए हैं, वह लोग जो है ज़्यादातर रेमिटेंट जो है वहाँ से भेजते हैं भारत के अंदर। और जो बड़े वर्ग के लोग हैं जो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, वह यहाँ पर भारत देश के अंदर कोई भी पैसा नहीं भेजते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मतलब कि 90% जो पॉपुलेशन है भारत देश की जो वहाँ पर मजदूरी का काम करती है, वह ज़्यादातर अपना पैसा जितना भी वहाँ पर कमाती है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो भारत के अंदर भेजती है। और जो बड़े वर्ग के बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए जो लोग हैं, जो आईआईटी लेवल के या फिर डॉक्टरेट या फिर बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस के द्वारा जो पढ़े हुए लोग हैं, वह अपना पैसा भारत में भेजना पसंद नहीं करते हैं। अभी देखिए जो हम लोगों ने भी सरकार से कुछ डाटा निकलवाया था 2020 से लेकर 22 तक के बीच में, तो उससे भी पता लगा है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए जो लोग हैं और जो एक तरह से 10वीं 12वीं करके जो लोग गए हुए हैं वहाँ पर सऊदी अरेबिया में या फिर गल्फ़ में या फिर आपका कुवैत में, तो इन सभी देशों के अंदर से जो पैसा वहाँ से वो लोग भेजते हैं तो वो कितना है। तो उसमें पता लगा कि जो 90% लोग जो 10वीं 12वीं करके ही वहाँ पर पढ़े हैं या फिर वहाँ पर जाके अभी काम कर रहे हैं मजदूरी का, तो वह अपना साल भर का करीबन से करीबन 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर जो है यहाँ भारत के अंदर पैसा भेजते हैं। और जबकि यहाँ पर से जो 10% लोग जो अच्छी इंस्टीट्यूशन से बहुत हायर स्टडीज़ जिस पे भारत सरकार ने बहुत सारा पैसा भी अपने सब्सिडी के द्वारा लगा के रखा हुआ है, वह भारत देश के अंदर कुल मिला के 1 बिलियन डॉलर भी भारत में वापस नहीं भेजते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं जो 10वीं 12वीं तक ही पढ़े हैं उनके अंदर देशभक्ति ज़्यादा दिखाई देती है। और जो बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए जो लोग हैं वह अपना जो एक तरह से पैसा ना भेजने की वजह उनकी एक यही है कि उनके अंदर कोई भी दूर दूर तक देशभक्ति दिखाई देती ही नहीं है। अभी एक और उदाहरण इसके ऊपर मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी लोग गल्फ़ के अंदर हैं उन्होंने कारगिल वॉर के समय जितना पैसा भारत देश ने भेजा है उसी से आपको पता लग जाएगा कि कितनी देशभक्ति दिखाई देती है। और बाकी जो अमेरिका और यूरोप के अंदर जो हमारे लोग गए हुए हैं बड़े हाई इंस्टीट्यूशन से पढ़कर, उन्होंने कितना पैसा भेजा, उसी से आप आंकलन लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है उनके अंदर कितनी देशभक्ति अभी बची हुई है। तो अभी आप ये देखिए कि जब कारगिल वॉर हुआ भारत देश के अंदर, तो उस समय करीबन से करीबन 450 करोड़ जो है रुपए जो है उन्होंने 7 दिन में वहाँ से भारत देश की तरफ भेज दिया था केवल 7 दिन के अंदर। उसी से आप समझ सकते हैं कितना अच्छे देशभक्त हैं वो कारगिल वॉर के समय। और उसके बाद आप 3 महीने के बाद भी जो है वहाँ पर अमेरिका और यूरोप के अंदर से केवल और केवल जो है आपका 300 करोड़ रुपए आया था, वो भी बड़ी रोध होके वहाँ से 3 महीने के अंदर उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी आपको उन लोगों के अंदर देशभक्ति दिखाई देती है जो बड़े
इंस्टीट्यूशन से भारत देश के अंदर पढ़ते हैं और फिर बाहर जाके वह नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और भारत देश को लगभग लगभग वह भूल ही जाते हैं। अभी आप देखिए कि ज़्यादातर जो है गल्फ़ के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं भारत देश के अंदर, वो केरला के अंदर से ही ज़्यादा जाते हैं और वहीं पर जाकर मलयाली लोग जिसे कहते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अपना खूब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और फिर वहाँ से पैसा जो है वह केरल राज्य के अंदर भेजते भी हैं। तो हमारे राजीव भाई जी ने भी 2090 के अंदर 2091 के अंदर भी ये उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करी थी कि कितना पैसा लगभग जो है वहाँ से वो यहाँ भेजते हैं और साथ में यह भी पता किया था कि वही डाटा जो है 2005 और 2006 के अंदर कितना है। तो उसी से पता लग गया था कि लगभग जो है आपका वह पैसा सेम ही है, यानी जितना पैसा भारत देश के अंदर वहाँ के लोग भेजते हैं वह पैसा लगभग उतना ही है जितना टैक्स कैलकुलेशन से जो है केरला राज्य पैसा कमाता है। जितना पूरा का पूरा केरला के अंदर टैक्स इकट्ठा होता है उतना ही पैसा जो है वह से उनको गल्फ़ कंट्री वाले लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वहाँ से पैसा भेज देते हैं। और यही स्टैटिस्टिक जो है आज के समय 2020 और 22 की भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो उसके अंदर भी आज भी वही आंकड़े दिखाई दिए कि जितना पैसा पूरे केरला राज्य के अंदर इकट्ठा होता है टैक्स के माध्यम से, उतना ही पैसा वहाँ से गल्फ़ के लोग जो है जो मलयाली लोग होते हैं वो यहाँ रेवेन्यू के तौर पर केरला राज्य के अंदर भेज देते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर जो 2020 और 21 के हमारे पास डाटा हैं और कुछ 22 के भी हैं, उसके अंदर लगभग जो है आपके 30 करोड़ रुपया जो है टैक्स कैलकुलेशन से इकट्ठा किया गया था केरला सरकार द्वारा और लगभग जो है उतना ही पैसा गल्फ़ कंट्री से वहाँ पर काम करने वाले लोगों ने जो कि सिर्फ 10वीं 12वीं पढ़ते हैं उन्होंने वहाँ से केरला देश के अंदर इतना पैसा भेज दिया था। तो थोड़ा सा बस आपके जो परसेंटेज हैं वह इसके अंदर बिल्कुल एक जैसे ही हैं और मगर जो क्वांटिटी है वह थोड़ी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। अभी आप देखिए कि हमें इन सभी आंकड़ों से यह पता लगता है कि कितनी मतलब कि देशभक्ति इन लोगों के अंदर है जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है भारत देश के अंदर भेजते हैं और ज़्यादातर ये लोग जो है 10वीं 12वीं तक ही पढ़े हैं। मतलब कि भारत देश का एक तरह से सब्सिडी के रूप में जो उनको पैसा मिला वो भी बहुत कम मिला है और बहुत ही कम खर्चे में वह वहाँ पर पढ़कर और काम कर रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत देश के अंदर भेज रहे हैं। तो और बाकी उनका जो वहाँ पर रहने का हिसाब किताब है गल्फ़ के अंदर वो बहुत ही दैनिक है, मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से वो रहते हैं। उनका रहने का, खाने पीने का और आने जाने का जो एक तरह से जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत मुश्किल तरीके से रहने का हिसाब किताब है। मगर फिर भी वो सब चीज़ों को ना देखते हुए वह भारत देश के अंदर अपना पूरा देशभक्ति दिखाकर पैसा भेजते रहते हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनका एक तरह से उनको रहन सहन, उनका खाने पीना के लिए हम लोगों ने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा था वहाँ पर आज के समय 2020 और 21 के अंदर भी। तो वहाँ से जब पता लगा कि वहाँ पर के लोग जो है आज भी जो है 10 बाई 10 के कमरों में रहते हैं, जिसके अंदर 7 से लेकर 8 लोग भी कई बार देखे गए हैं एक एक रूम के अंदर। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको सांस लेना भी मुश्किल होगा और वहीं पर आपको कपड़े धोना है, वहीं पर आपको नहाना है, वहीं पर आपको बाकी सारे काम जो है किचन से लेकर सब कुछ आपको अपने आप ही करना है। वो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी मुश्किल एक तरह से दौर से वो वहाँ से गुज़रते हैं। और इसी तरीके के सरकारी जो डॉर्मेट्रीज़ हैं वहाँ पर बोली जाती हैं, वो सरकारी डॉर्मेट्रीज़ वहाँ पर लगभग हर जगह पर हैं। वहाँ पर आप चाहे गल्फ़ में चले जाइए, चाहे यूएई में चले जाइए या फिर आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, तो हर जगह पे यही हालत है गवर्नमेंट डॉर्मेट्रीज़ का। उसके बाद फिर जैसे उनका जो एक तरह से आपका रहने का हिसाब किताब है वो इस तरीके से रहता है जैसे हमारे भारत देश के अंदर ट्रेन आपने देखी होंगी 3 टायर्स वाली, जिसमें एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 3 लोग जो है एक बार में सो सकते हैं। और उसके बाद जो सामान रखने का है वह भी सीट के नीचे ही दिया हुआ है। तो इस तरीके का हिसाब किताब रहता है वहाँ पर भी। कई बार तो वहाँ पर 3 के ऊपर भी 3 और मतलब कि 6 जो है इस तरीके के वो बना देते हैं बेड कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से 6 लोग तक वहाँ पर एक के ऊपर एक रहते हैं। और उसके बाद फिर जो उनका सामान होता है उसके लिए भी उनके पास जो है कोई भी अलग से कबर्ड नहीं होता है, वह अपने बेड के नीचे ही सामान रखना पसंद करते हैं।
अब आपको एक और उदाहरण देते हैं कि भारत देश के अंदर आज के समय जो है बड़े बड़े जो एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं वह क्या करते हैं। और वहाँ पर जैसे भारत देश की सरकारें, जैसे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने एक कंपनी को यह बोला कि आप यहाँ बिजली बनाएं, इलेक्ट्रॉन करके कंपनी थी वो। और उसके बाद फिर जबकि इलेक्ट्रॉन कंपनी का जब हम लोगों ने डाटा देखा तो उसमें पता लगा कि उन्होंने एक यूनिट भी बिजली अपने जीवन में बनाई नहीं थी। तो उनके पास कोई भी दूर दूर तक उसका अनुभव नहीं था। जब हमने उनके मैनेजर से बात की तो पता लगा कि उनका एक यह मानना है कि हम लोगों ने तो कोई बिजली नहीं बनाई है, मगर जहाँ जो लोग बिजली बनाते हैं जैसे जीई करके हैं, वह जो है हम लोग उनको लेके आएंगे भारत देश के अंदर। और जो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, वो यहाँ भारत देश के अंदर बिजली बनाने का कार्य करेंगी। हम लोग तो उनको एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे और यहाँ पर भारत देश के अंदर बिजली बनवा कर उनसे हम यहाँ बेचने का कार्य करेंगे। तो जो भी पैसा उससे मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज हम रखेंगे और कुछ परसेंटेज जो है उन कंपनियों को दे देंगे जो असल में बिजली बना रही हैं। अभी देखिए इनके जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को, जैसे राजीव भाई जी के साथ में जो थे, उन्होंने देखा कि कुछ हम लोगों को गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पीआईएल जो है अपना पीआईएल दर्ज करवाया हाई कोर्ट के अंदर, मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। और वहाँ के लोगों को यह बताया कि किस तरीके से ये जो है गड़बड़ कर रही है। तो उन्होंने फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनाया और वहाँ से फिर जो इलेक्ट्रॉन कंपनी का जो है वो उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। तो फिर पता लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए जो है, 1000 करोड़ से ऊपर पैसे जो हैं वह आपके बड़े बड़े नेताओं को जो है घूस दिया है। और फिर वो इस तरीके का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही हाई कोर्ट को यह जानकारी हुई तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो कंपनी थी वहाँ पर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन कंपनी के जो सभी लोग थे वह कांपने लगे और उन्होंने बौखलाहट में अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और वहाँ के जितने भी मंत्रियों को उन्होंने पैसा दिया था उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जितना भी करोड़ करोड़ रुपए उन्हें किस किस मंत्री को दिया था वह सारा का सारा विवरण वह लोग देने लगे। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने आप ही सारे नेताओं का भांडा फोड़ रहे हैं वो, और फिर उनमें से एक पत्रकार ने उन्हें पूछा कि आपने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं और किसी पार्टी को ज़्यादा या किसी पार्टी को कम क्यों दिए हैं। तो वह खुद बताने लगे कि हम लोगों को जिस पार्टी का लगता था कि यह पावर में आने वाली है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया, और जिसका हमें लगता था कि यह इतना पावर में नहीं है तो उसको भी हम लोगों ने पैसा दिया मगर थोड़ा कम दिया। तो इस तरीके से उसके बाद फिर हम लोगों को जब ये लगा कि ये तो काफ़ी चीज़ें बता रही हैं तो हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक उसको लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट में फिर वह भी गए इलेक्ट्रॉन कंपनी वाले, और फिर हम दोनों ने जब वहाँ पर पीआईएल दर्ज करवाया तो फिर उनसे पूछा गया तो उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट वाले लोगों ने भी उनकी जो लाइसेंस को है वो कैंसिल कर दिया और वो बोला कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और फिर उसके बाद जो है वह और बौखला गए, और बौखलाने के बाद फिर उन्होंने और पोल खोलनी शुरू करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनको भारत देश के अंदर लेकर आने के लिए उन्होंने जो है बहुत बड़ी रकम जो है आपका अमेरिका की गवर्नमेंट को भी दिया है। और पता नहीं किस किस का क्या क्या वो बातें बताने लगे। अभी उन्होंने बताया कि जब बिल क्लिंटन के ऊपर, उस समय बिल क्लिंटन था, तो उसके चुनाव के दौरान एलॉन कंपनी ने उसके इलेक्शन के लिए $100 बिलियन जो है उनके अकाउंट में दिए थे ताकि वो इलेक्शन जीत सकें और उन्हें भारत देश में वह भेज सकें। तो यह उन्होंने साफ साफ अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया। अब और उसके बाद फिर जब हमने पूछा कि आपने $200 बिलियन जो है केवल भारत में आने के लिए खर्च किया, अमेरिका गवर्नमेंट को दिया, तो आपको कैसे लगा कि भारत देश में कितना पैसा आप लगभग जो है कमा सकते हैं जब आपने इतना ज़्यादा पैसा केवल भारत में घुसने के लिए दिया था। तो उनका कहना था कि अगर हम लोग का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता और हम लोग अगर भारत देश के अंदर 20 साल तक बिजली अगर हम लोग बेच कर कमाते तो उसके अंदर हम लोगों को कम से कम जो है, जो हमारा अंदाज़ा था वो $2000 बिलियन कमाने का था। उन्होंने एक और बात हम लोगों के बीच में बताई कि हम लोग जितने भी इस तरीके की कंपनियां हैं वह जब भी भारत देश के अंदर आती हैं
उन वह पूरा का पूरा लंच से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर सब कुछ, सारा पैसा साथ में घूस का पैसा भी जो है साथ में जोड़ कर लेकर आती हैं, ताकि कल को हम लोग जो कैलकुलेशन करें वह पूरी तरीके से सही तरीके से हम लोगों की सतर्क रूप में बैठ सके और हम लोग कई कई गुना ज़्यादा जो है भारत देश से पैसा लेकर हम अपने देशों के अंदर लेकर जा सकें। यानी मतलब कि आपका भारत देश के अंदर जो है 2-3 बिलियन डॉलर के अंदर ही यहाँ की पार्टियाँ घूस खा के और सारे काम कर देती हैं विदेशी कंपनियों का। मगर जो अमेरिका के अंदर है या कि बाकी और जो देश हैं उसके अंदर पैसा थोड़ा जास्ती लगता है। जैसे इस कंपनी ने 100 बिलियन डॉलर वहाँ के प्रधानमंत्री को दिया था इलेक्शन जीतने के लिए। अभी आप देखिए उस समय भी जो राजीव गांधी के साथ में और हमारे साथ में जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने एलरॉन कंपनी का वह स्टेटमेंट जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था वह सारा का सारा रिकॉर्ड किया। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन जो है आपका जब न्यूज़पेपर में वो बात छपी तो उसकी कटिंग भी जो है वो सारा डाटा अमेरिका के कुछ साथियों से बात करके उन लोगों तक पहुँचाया जो एलरॉन कंपनी के विरोध में थी, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी थी। और उस डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों को वह सारे दस्तावेज देकर जब पार्लियामेंट में बात करने के लिए रखा गया तो सारा भेद खुल गया। और उसके बाद फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एलरॉन कंपनी के ऊपर और जो है दंड लगाया और उसके बाद फिर उनको इतना पैसा पे करने के लिए बोल दिया कि वह जो एलरॉन कंपनी थी वह पूरी तरीके से बैंकरुप्ट हो गई। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें भारत देश के अंदर भी मिलते हैं जो कहते हैं कि भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। मगर जब हम लोगों ने यह जानकारी उन लोगों के बीच में रखी तो यह सिद्ध किया है कि अमेरिका के अंदर भी करप्शन है, मगर वह बहुत बड़े लेवल का है। और मगर जब वह बोलते हैं तो बोलते हैं कि मगर वो जो भी करप्शन अमेरिका के अंदर है वह लोगों को अफेक्ट नहीं करता, और भारत देश के अंदर जो भी करप्शन होता है वह लोगों को सीधा प्रभावित करता है। तो इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं सहमति नहीं है, क्योंकि हमारा यह कहना है कि करप्शन चाहे किसी भी देश के अंदर किसी प्रकार से हो रहा हो वह वहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रभावित जरूर करता है। अभी आप देखिए कि भारत देश के अंदर किसी भी तरीके से अगर आप कोशिश करें तो कई बार यहाँ के लोगों को हम लोगों ने देखा है कि वह 20-20, 25-25 रुपये में आपका अपना दिन या फिर कुछ लोग तो हफ्ता या फिर कुछ लोग महीना भर तक जो है निकाल देते हैं। और आपके कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल 10 रुपये के अंदर 3-3 महीने निकाल देते हैं। वह कैसे संभव है वह आपको बताते हैं कि वह जो लोग हैं वह मैसूर, बेंगलोर या फिर केरला के कुछ मंदिरों के पास में जाकर बैठकर वहाँ पर जो लंगर लगता है वहाँ पर अपना सुबह दोपहर शाम का खाना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो उसी के लिए ही वो पैसा खर्च करते हैं। तो यह भारत में तो कहीं ना कहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर भी और कुछ हिस्सों के अंदर उत्तर भारत के अंदर भी आपके इस तरीके के खाने पीने की सुविधाएं जो बिल्कुल मुफ्त हैं वह चलती हैं। मगर अगर यही चीज़ आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहाँ पर इस विषय में सोच भी नहीं सकते आप कि इतने कम पैसे के अंदर आप इतने दिन तक जीवित रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इस तरीके की खाने पीने की सुविधाएं नहीं पाई जाती। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर भी जो है इस तरीके की जितने भी जो चर्चेज़ हैं या फिर जितने भी इस तरीके के कोई इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर कोई भी फ्री जो है आपके खाने की कोई भी सुविधा नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पर इस तरीके का कोई भी इंसान जो है इतने कम पैसे के अंदर नहीं जीवित रह सकता। हाँ, वो कुछ सोशल सर्विसेज के नाम पर अगर वह एप्लीकेशन दे तो हो सकता है कुछ उसको रहने पीने खाने के लिए कुछ सुविधाएँ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से है। और साथ में जैसे भी पूरे विश्व के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के नाम पे जो भी चल रहा है उनका खुद एक और चीज़ मानने का है कि बिना करप्शन के डेमोक्रेटिक पार्टियां जो है आपकी सरवाइव कर ही नहीं सकती हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर वो मानते हैं कि आपका जो करप्शन है इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो यह बोलते हैं। यानी कि उनका कहना है कि बिना पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी के यह चल नहीं सकता। यह वह मानते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट को एक मशीन माने तो करप्शन जो है उसका ऑयल है, यानी जो मेन जिससे आपको पैसा मिलता है वो आपका करप्शन के माध्यम से ही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर आपका करप्शन ना हो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। फिर चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर आपकी कोई और यूरोपियन कंट्री या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बर्लिन, इस तरीके का कोई भी देश हो, वहाँ पर बिना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन के रहते कुछ भी काम नहीं हो सकता।
जैसे कि भारत देश के अंदर भी आप देख रहे होंगे कुछ समय से कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में भी कुछ इसी तरीके का तेल तालमेल दिखाई दे रहा है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन दोनों के बीच में चल रही है, उसके अंदर यह एक दूसरे के द्वारा किए गए करप्शन को उजागर हमारे बीच में करने की कोशिश करते रहते हैं समय समय पर। तो उसके अंदर जैसे आपका दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने बोल दिया कि इन्होंने एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ा जो है करप्शन किया है। और दूसरी तरफ जो है आपके आम आदमी पार्टी के नेता ने आपके यूपी के अंदर बोल दिया कि देखिए आप इनके जो द्वारा चलाए गए सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बाथरूम की और बाकी सभी चीज़ों की जो हालात हैं वो कैसी हैं वो उन्होंने बताया। तो ये देखिए 2022 के अंदर आज के समय आपने ताज़ा जो है ये खबर देखी होंगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एक दूसरे के ऊपर केवल कीचड़ फेंकने से ही ये अपनी राजनीति सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए करप्शन तो मतलब कि आपका ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंदर नहीं है, जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कार्य कर रहा है। और किसी और डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई देश कार्य कर रहा है तो उसका विवरण भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना क्या क्या उनको फ़ायदे होते हैं। तो अभी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो भारत देश के जो लोग बाहर देशों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से फिर सालों साल तक आना भारत में वापस पसंद नहीं करते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। तब हमने जब वो पूरा पता करने की कोशिश करी तो हमें पता लगा कि उसके पीछे भी कुछ कारण बहुत मुख्य हैं। उनमें से कुछ जो कारण हैं उनका भी मैं आपको जानकारी देना पसंद करूंगा। जैसे सबसे पहला जो एक कारण है वह है कि आपका जो पैसा वहाँ से मिलता है आपका, जैसे अगर मान लिया आप अमेरिका में गए हैं या फिर आप मान लीजिए यूरोप में गए हैं, तो वहाँ का जो एक पाउंड है वो यहाँ के 100 रुपये के बराबर है, या फिर जो $1 है वह आपके करीबन 70-80 रुपये के बराबर है। तो आज के समय 2022 के अंदर तो काफ़ी गुना मतलब कि जो है उसमें उनको फ़र्क दिखता है। और दूसरा फिर उनको दिखता है कि जितना भी जो भी पैसा भारत देश के अंदर जो है उन लोगों ने लगाया है, चाहे वह अपने कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो आईटी क्षेत्र में हो, जहाँ से भी वो पढ़ के गए हैं और फिर वहाँ पर उन देशों के अंदर जाके उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की है, तो वह देखते हैं कि यहाँ पर वह लोग जो है करोड़ों रुपए खर्च कर चुके होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो वहाँ पर जाके उनको नौकरी लगती है और इतना पैसा वो वहाँ पर जाने में लग जाता है कि वो काफ़ी गुना होता है कि उसको पहले तो उसको रीगेन करने में ही उनको कई सालों के साल लग जाते हैं, जितना पैसा उन्होंने वो उस देश के अंदर काम करने के लिए लगाया हुआ होता है। तो आप लगा सकते हैं कि जितना भी पैसा उन लोगों ने खर्च किया है वो या तो वो लोन से लेते हैं, लोन लेकर जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वहाँ पर वो इतना पैसा खर्च करने के बाद उन देशों के अंदर नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो और उसके बाद फिर वहाँ पर जाने के बाद उस लोन को चुकाने में उनको काफ़ी समय लग जाता है। एक तो ये भी कारण है और दूसरा यह भी कारण है